Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर सेबी एक्ट 1992, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मीन्स सेबी के क्या रोल हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में, निवेशकों की सुरक्षा में सेबी की भूमिका लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग उसमें आगे डिस्कस करेंगे कि सेबी ने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी रेगुलेशंस हैं और क्या मेजर्स हैं वो डिसाइड किए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो कि सेबी ने इस्टेब्लिश किया है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, मीन्स निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड, निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। To protect the interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto, the central government has established a fund to be called Investor Education and Protection Fund, IEPF। ओके, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया है सेबी के कॉर्पोरेशन से, जिस फंड को हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कहते हैं। मीन्स इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए उनके सिक्योरिटीज़ मार्केट में, ताकि उनके हित की सुरक्षा हो सके, उनको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया है जिसे हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कहते हैं। ओके, इस फंड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स ये जो फंड इस्टेब्लिश किया गया है वो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। वो कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप पॉइंट में देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स अबाउट हाउ द मार्केट ऑपरेट्स। ये जो फंड है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इस फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाता है, मीन्स उनको शिक्षा दी जाती है कि हाउ द मार्केट ऑपरेट्स। उनको इस बारे में बताया जाता है कि कैसे जो मार्केट है वो ऑपरेट करती है। मीन्स इस फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ मार्केट
कैसे रन करती है, कैसे ऑपरेट होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें इन्वेस्टर्स को बताई जाती हैं, उनको एजुकेट किया जाता है मार्केट के बारे में, ताकि वो किसी भी तरह से उनको कोई भी उनके साथ फ्रॉड ना कर सके और मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनसे अप टू डेट रहे। क्लियर है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मेकिंग इन्वेस्टर्स एजुकेटेड थ्रू एनफ सो डैट दे कैन एनालाइज एंड टेक इन्फॉर्म डिसीजन। और इसलिए भी इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाता है, इतना ज़्यादा उन्हें एजुकेट इस फंड के थ्रू इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है कि उतना उनके लिए काफ़ी होता है किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को लेने के लिए। मीन्स इस फंड के थ्रू उन्हें जो भी गाइडिंग की जाती है, जो एजुकेशन दी जाती है, उससे वो किस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में उन्हें इन्वेस्ट करना है, वो ईज़िली इसके लिए डिसीज़न ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, थर्ड ऑब्जेक्ट है एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स अबाउट द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट्स। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जो वोलेटिलिटी हो रही है, मीन्स जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी शिक्षा, उनसे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है इस फंड के द्वारा। नेक्स्ट है मेकिंग इन्वेस्टर्स रियलाइज देयर राइट्स एंड वेरियस लॉज अबाउट इन्वेस्टिंग। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को इस बारे में भी बताया जाता है कि उनकी क्या क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं। अगर वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे राइट हैं जो वो कैरी करते हैं, मीन्स कौन कौन से उन अधिकार हैं जो उनके पास हैं। इसके अलावा जो वेरियस लॉज है अबाउट इन्वेस्टिंग की, मीन्स निवेश से संबंधित जितने भी कानून हैं उनकी भी जानकारी, इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका प्रोमोटिंग रिसर्च एंड सर्वेस टू स्प्रेड नॉलेज अमंग द इन्वेस्टर्स। इसके अलावा रिसर्च भी की जाती है, मार्केट की सर्वे की जाती है, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स में नॉलेज को स्प्रेड किया जाता है। मीन्स उन्हें जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, वो सारी चीज़ें रिसर्च एंड सर्वे करके भी सभी इन्वेस्टर्स में उसकी नॉलेज स्प्रेड की जाती है। क्लियर है? तो ये आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए ही इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को इस्टेब्लिश किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव तो आप लोग जान गए, इसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग पढ़ते हैं फंडिंग ऑफ IEPF कि IEPF की फंडिंग जो है वो कैसे की जाती है। ओके, मीन्स इन्वेस्टर निवेश शिक्षा एवं सुरक्षा फंड के कोष। लेट्स स्टार्ट। Following amounts shall be part of IEPF if they remain unpaid for a period of 7 years from the date of declaration, except point F and G। ये जो पॉइंट्स फंडिंग में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं तो IEPF के वो सारे अमाउंट्स पार्ट होंगे
जो कि अनपेड होंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन डिक्लेरेशन। मीन्स डेट ऑफ डिक्लेरेशन से लेकर के 7 ईयर्स तक ऐसे अमाउंट या ऐसे जो भी मनी है जो कि रिमेन अनपेड है डिक्लेरेशन डेट से लेकर के 7 साल तक, ऐसा अमाउंट जो अनपेड है वो अमाउंट जो होता है वो IEPF का पार्ट बन जाता है। मीन्स अगर कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि वो अमाउंट क्या क्या है अभी हम लोग पॉइंट्स में पढ़ेंगे, वो दिया हुआ है जिसमें से G और H को F और G के पॉइंट को छोड़ देना है। उसके अलावा जितने भी A से लेके आप E तक पॉइंट इसमें देख रहे हो, ये सारे अमाउंट अगर उनके डिक्लेरेशन से लेकर के 7 साल तक अनपेड रहते हैं तो ये जो अमाउंट होता है वो IEPF का अमाउंट या उसका पार्ट हो जाता है। क्लियर है? कौन कौन से वो अमाउंट है स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट है आपका अमाउंट्स इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अगर किसी भी कंपनी के अकाउंट में अनपेड डिविडेंड का कोई अमाउंट है, मीन्स कंपनी के अकाउंट में अगर कोई ऐसा अनपेड डिविडेंड का अमाउंट है जो कि 7 साल तक अनपेड है, तो वो अब IEPF का पार्ट बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, द एप्लीकेशन monies received by companies for allotment of any securities and due for refund। इसके अलावा जो एप्लीकेशन मनी जो कंपनी रिसीव करती है शेयर के थ्रू और अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ अलॉटमेंट के थ्रू, बट अगर वो ड्यू है फॉर रिफंड, मीन्स कंपनी को उस पैसे को रिफंड करना था जो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी ली है, बट अभी तक वो ड्यू है, अनपेड है, 7 साल हो गए हैं, तो वो अमाउंट जो है IEPF का अमाउंट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, मैच्योर डिपॉजिट विथ कंपनीज। इसके अलावा जितने भी मैच्योर डिपॉजिट्स है कंपनीज के वो भी IEPF के पार्ट हो जाते हैं। मैच्योर डिबेंचर्स विथ कंपनी, जितने डिबेंचर्स मैच्योर हो चुके हैं वो भी IEPF के पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द अमाउंट्स रेफर्ड टू इन क्लॉज A to D। इसके अलावा इन सारी चीज़ें जो A से लेकर D तक अभी मैंने पॉइंट बताए हैं, उन सब पे जो इंटरेस्ट बनता है अगर वो भी अनपेड है 7 साल तक, तो वो अमाउंट भी IEPF का पार्ट बन जाता है। अब ये जो F और G में है ये पार्ट नहीं बनते हैं, जिसमें आपका ग्रांट्स एंड डोनेशन टू द फंड, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कंपनीज या एनी अदर इंस्टीट्यूशन इस फंड को पर्पस करने के लिए इस फंड को ग्रांट्स एंड डोनेशन देती है, तो ये जो है ये इसका पार्ट नहीं बनता है। द इंटरेस्ट और अदर इनकम रिसीव्ड आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, या फिर फंड के द्वारा कोई अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है और उसके थ्रू फंड को इंटरेस्ट अर्न होता है तो उसे भी इसका पार्ट नहीं समझा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब इस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है, मीन्स कोष का उपयोग, हिंदी में कोष का उपयोग। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीन्स जो कंपनी है, जो फंड है वो अब इस जो फंड है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करेगी देखते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 provides itself the purposes for which the fund shall be utilized in accordance with the rules। कुछ ऐसे पर्पस हैं, कुछ उद्देश्य हैं जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उन पर्पसेस के लिए फंड को यूटिलाइज किया जाता है। वो कौन कौन से पर्पसेस हैं पॉइंट में दिए हुए हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है टू रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स,
the application money due for refund and interest thereon. Okay, means जो भी अमाउंट जो रिफंड है अनक्लेम डिविडेंड से रिलेटेड, मैच्योर डिपॉजिट से रिलेटेड, मैच्योर डिबेंचर से रिलेटेड, और ऐसा एप्लीकेशन मनी जो कि ड्यू है रिफंड के लिए, तो और उस पर जो इंटरेस्ट है, इन सभी को पे करने के लिए, रिफंड करने के लिए फंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। इसके अलावा इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए एंड प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए, इसके लिए भी फंड को यूटिलाइज किया जाता है। मीन्स निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इस फंड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसजॉर्ज्ड अमाउंट अमंग एलिजिबल and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture holders or depositories who have suffered losses due to wrong action by any person in accordance with the orders made by the court which has ordered डिसजॉर्जमेंट। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट, उन सभी अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एप्लीकेंट से जुड़े हुए हैं, उनके शेयर से, उनके डिबेंचर से, या फिर शेयर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर से, और या फिर डिपॉजिटर, जिनके की द्वारा इन लोगों को लॉस सफ़र करना हो रहा है या लॉस बियर करना होता है ड्यू टू रॉन्ग एक्शन बाय एनी पर्सन। किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कोई रॉन्ग एक्शन लिया जाता है जिससे कि डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और जो भी आपके एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को कैरी किया है, तो उस टाइम पर भी जो अमाउंट जो लॉस बियर करना पड़ता है इन लोगों को, उसके लिए भी जो फंड है IEPF, इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट्स अंडर सेक्शन 37 and 245 by members, debenture holders or depositors as may be sanctioned by the tribunal। इसके अलावा जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हैं जो कि क्लास एक्शन में शूट्स में आपका अंडर सेक्शन 37 and 245 के अकॉर्डिंग, ओके, 245 के अकॉर्डिंग मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिटर्स के द्वारा एज मे बी सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, जो कि सैंक्शन किया था ट्रिब्यूनल ने, उसका भी जो हर्जाना होता है वो भी इस फंड से ही यूटिलाइजेशन उस अमाउंट का किया जाता है। ओके, इसके अलावा एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू, इसके अलावा कोई और पर्पस जिसके थ्रू कि डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह की कोई लॉसेस बियर करनी होती है, तो उस पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए भी IEPF जो कि गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश फंड है, इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। क्लियर है? तो ये थे आपके कि किस तरह से हम लोग IEPF का यूज़ करेंगे। तो IEPF के बारे में आपको फुल नॉलेज हो गई, ये फ़ंड क्या है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन
उसकी फंडिंग कैसे होती है एंड देन उस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, हिंदी में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम। निवेशक जागरूकता कार्यक्रम। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स बाय सेबी follows the slogan, an informed investor is a safe investor। जितने भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के जो मेजर्स हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नहीं उसके पहले भी क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में जब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें मैंने मेजर्स बताए थे। तो वो जितने भी मेजर्स हैं जो सेबी द्वारा दिए गए हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए सेबी ने जितने भी मेजर्स बताए हैं वो ये स्लोगन फॉलो करते हैं। एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इज़ अ सेफ इन्वेस्टर, मीन्स एक सूचित जो निवेशक है वो सुरक्षित निवेशक है। मीन्स ऐसा इन्वेस्टर जिससे मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और अपने राइट्स, अपने लॉज, वेरियस जो भी सेबी के लॉज है, प्रोविजंस हैं, रेगुलेशंस हैं और जो भी एक्ट है, इन सभी से रिलेटेड अगर उससे इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स को, तो ऐसा इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टर होता है। तो जितने भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स सेबी ने लिए हैं, सेबी ने इस स्लोगन को फॉलो किया है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टर जो है इन्फॉर्म रहेगा वो उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, उसके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। क्लियर है? SEBI has thus launched the Securities Market Awareness Campaign in January 2003। इसलिए सेबी ने जनवरी 2003 में एक सिक्योरिटीज़ मार्केट अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया। ये जो सिक्योरिटी मार्केट अवेयरनेस कैंपेन है ये सेबी ने लॉन्च किया है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Such programs are now regularly organized by SEBI to educate and create awareness among the investors। ये जो प्रोग्राम्स हैं जो सेबी रन करती है, ऑपरेट करती है, ये प्रोग्राम रेगुलरली, पहले सेबी रेगुलरली ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करती थी, बट एट प्रेजेंट आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ होती हैं स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी भी होती है। तो अब सेबी जो है ये जितने भी इन्वेस्टर्स से रिलेटेड प्रोग्राम है उनके प्रोटेक्शन, उनके अवेयरनेस, उनके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं सेबी उन्हें रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड करती है, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है और उनके सभी इन्वेस्टरों में अवेयरनेस को, जागरूकता को क्रिएट करती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स खुद अपना सही डिसीज़न ले सके और उनके साथ किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ना हो। क्लियर है? The program covers major subjects like portfolio management, mutual funds, tax provisions, investor protection fund, investors grievance redressal system of SEBI। SEBI जितने भी प्रोग्राम्स इन्वेस्टर्स के लिए
इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज करती है, उन सब में मेन जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से चीज़ों से रिलेटेड सेबी ने गाइड किया है, वो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं उसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड्स है, टैक्स प्रोविजंस है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, इसके अलावा इन्वेस्टर्स ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ऑफ सेबी। ओके, तो इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए जो भी सेबी प्रोग्राम रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड करती है उसमें ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी मैंने अभी बताया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्रोविज़न, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है सेबी। क्लियर है? इट ऑल्सो कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन डेरिवेटिव्स, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड, सेंसेक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा सेबी बहुत सारी वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती है टाइम टू टाइम, जिसमें कि डेरिवेटिव से रिलेटेड चीज़ें कंसल्ट की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं इन्वेस्टर से। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट की ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह, इक्विटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी वर्कशॉप में कंसल्ट की जाती हैं। उसके अलावा सेंसेक्स से भी रिलेटेड चीज़ें के लिए सेबी जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता है। ये जो वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये सेबी पीरियोडिकली ऑर्गेनाइज करता है। ये या तो आपका क्वार्टरली या पर मंथ भी, मंथली भी हो सकता है, या आपका हाफ ईयरली या फिर साल में एक बार ईयरली भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये डिपेंड करता है सेबी पर और इन्वेस्टर्स पर कि वो किस तरह से और कितने टाइम पीरियड में ये सारे वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, सेबी हैज़ नाउ कंडक्टेड ओवर 2000 वर्कशॉप्स इन मोर देन 500 cities across the country। इसके अलावा सेबी ने अब तक 2000 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुका है, वो भी मोर देन 500 cities इन अ कंट्री। मीन्स देश के 500 से ज़्यादा शहरों में सेबी अब तक 2000 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुकी है, जिसके थ्रू वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है, उनको गाइड करती है और उनके अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करती है। सेबी हैज़ मार्केटेड द इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स लाइक प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट। इसके अलावा सेबी जो भी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम को रन करती है वो किसी भी या सभी फॉर्मेट में हो सकता है। वो या तो प्रिंट मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया में होता है, रेडियो के थ्रू भी सेबी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा टेलीविज़न एंड द इंटरनेट, इसके भी थ्रू सेबी जो है वो इन्वेस्टर से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम को इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट कर सकती है। क्लियर है? तो ये था आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज ओवर।